गोंडा एक बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है और एक नामी शहर है। उत्तर प्रदेश में इसकी एक पहचान है। उस पहचान को भी देखते हुए और यहाँ जो लोग रहे आज तक, उन लोगों ने इस शहर को कभी एक घंटा घर नहीं देने का काम किया, जो एक घंटा घर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। सेल्फी पॉइंट से किसी का पेट नहीं भरेगा, सेल्फी पॉइंट से कोई रोज़गार से नहीं जुड़ेगा, सेल्फी पॉइंट से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। सेल्फी पॉइंट जो है एक समझ लीजिए कि यूजलेस चीज़ को आपने पुराने टायर इकट्ठा करके आप सेल्फी पॉइंट बना दीजिए। कहीं जाइए गत्ता इकट्ठा करके, पानी की वेस्टेज बोतल इकट्ठा करके सेल्फी पॉइंट बना दीजिए। उससे किसी को रोज़गार थोड़ी मिलेगा, उससे किसी का पेट थोड़ी भरेगा। रैंक आती जाती है, रैंक से कुछ नहीं होता है, रैंकिंग से वो नहीं होती है, रैंकिंग से शहर का वो डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। गोंडा का आप रेलवे स्टेशन अगर देखिए तो लोग ये समझेंगे कि बहुत अच्छा शहर है, और स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको गंदगी और कूड़े और उसका अंबार निकलेगा कि तमाम नज़ूल की ज़मीनें जो तालाब थे, पोखरे थे और जहाँ जो पानी जाता था, उन सारी ज़मीनों पे कहीं बिल्डिंग बन गई, कहीं कॉम्प्लेक्स बन गए, कहीं मकान बन गए। तो इसके पीछे जो लोग हैं वो इतने शातिर लोग हैं कि वो अपना नाम बचा के दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के दागने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि क्या कहा, तो हमने फिर उनको सुनाया कि ऐसा है कि हमने एक नारा बनाया है कि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, गोंडा के हो तुम, और गोंडा की परंपरा है, यहाँ के लोग नारा नया नया निकालते हैं, ये नारा भी तुम्हारा हिट है और ये शामिल किया जाएगा मैनपुरी के चुनाव। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर अब कोर्ट का फैसला आ गया है। तमाम जनता की और जो भी इस इलेक्शन में खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं, सबकी आज निगाहें इस पर रही कि कोर्ट का फैसला कब आएगा। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव होने हैं। मतलब अब जो चुनाव है वो पूरा जो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार है, उसके खाते में जा चुका है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। तो चुनाव को लेकर जो एक चीज़ें थी कि कब होगा, क्या डेट आएगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, इस पर रास्ता साफ हो गया है। और जो तमाम उम्मीदवार सिर्फ गोंडा ही के नहीं बल्कि पूरे यूपी के हैं नगर निकाय चुनाव के, उनके लिए रास्ता साफ हो गया है। और जो भी उनकी तैयारियां थी, जो उनमें बाधा आ रही थी, वो और तेज़ होने वाली है। ऐसे में गोंडा के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कार्यकाल अगर हम राजनीति की बात करें काफ़ी पुराना है, लेकिन अब वो चुनाव में उतरे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका विजन है नगर निकाय चुनाव को लेकर, हम उस पर बात करेंगे जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फहीमुर रहमान उर्फ मंटू काजी जी, जो गोंडा के काफ़ी जाने माने नेता हैं और क्या कुछ लेकर इस बार चुनाव में उतरे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मंटू काजी जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मंटू काजी जी को मैं ये बता दूं, इनका जो असली नाम है फहीमुर रहमान से ज़्यादा इन्हें पूरे गोंडा में लोग मंटू काजी कहते हैं, तो हम भी यही बुलाने वाले हैं। कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, यही नाम से फेमस ही हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि राजनीति कार्यकाल आपका काफ़ी पुराना है, ठीक है, आप हमेशा जुड़े रहे, पहले सपा से, फिर प्रसपा से, अभी विलय हो गया है, ठीक है। क्या किस चीज़ का इंतज़ार था चुनाव में उतरने के लिए कि जब चाचा भतीजे एक हो जाएंगे तब उतरेंगे? नहीं, ऐसा कोई इंतज़ार नहीं था। चुनाव विलय से पहले भी हम चुनाव लड़ रहे थे। हमको ये आदेश था आदरणीय शिवपाल यादव जी का कि तुमको परसपा के सिंबल पे चुनाव लड़ना है, उसकी भी तैयारी हम कर रहे थे। रही बात चुनाव की, तो देखिए हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। और चुनाव हमको विधानसभा भी लड़ने का आदेश था, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी और एक ही सीट पर समझौता हो गया, इसलिए हम नहीं लड़ पाए, उससे वंचित रह गए। उसका हमें कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो है, ये परसपा के सिंबल पे भी मैं लड़ने के लिए तैयार था। ऐसा कुछ नहीं है कि विलय का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मतलब लड़ने वाले थे आप प्रसपा से भी। खैर, अभी पार्टी का विलय हो गया है। अब आपकी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो पहले देखा जा रहा था सिर्फ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी उम्मीदवार थे, क्योंकि अक्सर यही होता है और अमूमन होता है कि जो सरकार में होते हैं उसके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी आपकी भी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है, और इसमें भी काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है। तो मंटू काजी का नाम कहाँ है टिकट की लिस्ट में? अब टिकट तो देखिए पार्टी नेतृत्व को फाइनल करना है, ठीक। अगर हम उस लायक होंगे, हमने अपनी दावेदारी किया है, पार्टियां अपने हिसाब से सर्वे कराती हैं, सर्वे में हम उस लायक होंगे तो हमको टिकट मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है 100 के 100%
आप लोग की दुआ रहेगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा, सबका सहयोग रहेगा तो टिकट हम ही को ही मिलेगा, ये मुझे यकीन है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है और यही कॉन्फिडेंस हर कैंडिडेट अपने में खोजता है चुनाव के दौरान खासकर। खैर, नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप जी। अभी तक कार्यकाल अगर हम बात करें पिछला 5 साल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा है? बात 5 साल, इन 5 सालों की नहीं है, बात 89 से लेके आज तक की है। जब से गोंडा नगर पालिका में जब 89 में पहला चुनाव हुआ तब से लेके आज तक 2022 तक जो लोग भी यहाँ सीट पे रहे, चेयरमैन रहे और चाहे प्रशासक रहे, गोंडा एक बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है और एक नामी शहर है। उत्तर प्रदेश में इसकी एक पहचान है। उस पहचान को भी देखते हुए यहाँ जो लोग रहे आज तक, उन लोगों ने इस शहर को कभी एक घंटा घर नहीं देने का काम किया, जो एक घंटा घर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। आज तक वो नहीं बन पाया, ये लोगों की कमियां थी। सबसे पहले इस शहर को एक घंटा घर की ज़रूरत थी। दूसरा, यहाँ जो नगर पालिका की संपत्तियां पड़ी हैं बीचों बीच शहर में, जैसे आप पुरानी सब्जी मंडी देख लीजिए, चुंगी गोदाम देख लीजिए, ये कमर्शियल लैंड है। अगर देखा जाए तो कमर्शियल लैंड है और इसके ऊपर अगर लोग कोशिश करते, प्रयास करते और दिल में ये होता, ईमानदारी से नियत होती कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, जो कि एक नगर पालिका का काम भी है, उसके कामों में आता है, तो यहाँ अगर उसको कमर्शियल यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बना के, दुकानें बना के अगर यहाँ के नौजवानों को दिया जाता तो लोग रोज़गार से जुड़ने का एक बड़ा काम होता। चूँकि गोंडा में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई वो नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, तो इनको दुकान के माध्यम से नगर पालिका के सहयोग से इनको जो है अगर एक एक दुकानें अलॉट की जाती, बनती, तो उसमें हमारा अंदाज़ा है कि 200-300 दुकानें बनेंगी भविष्य में। अगर हम आए तो हमारा ये वो है, लक्ष्य है कि इनको यहाँ दुकानें बना के, कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम हम करेंगे, ये हमारा मकसद है। दुकान देने की बात कर रहे हैं आप, और बहुत ही ताज़ा मुद्दा है कि जो नगर पालिका द्वारा दी गई दुकानें थीं महिला अस्पताल की बाउंड्री वॉल से लगी हुई, वो बलरामपुर रोड की बात करें या उत्तरा रोड की बात करें, जिला प्रशासन ने आदेश दिया कि इन दुकानों को हटाया जाए, अतिक्रमण है। तो क्या एक वक्त के बाद अगर आप चुंगी गोदाम की बात करते हैं या पुरानी सब्जी मंडी की बात करते हैं, दुकान देने की, रोजगार देने की, फिर से प्रशासन क्या है कि इन्हें हटाया जाए, अतिक्रमण है, ऐसा कुछ? क्योंकि यही काम नगर पालिका ने पहले किया था। नगर पालिका ने जब पहले काम किया था वो लैंड दूसरी थी, वो फुटपाथ था, महिला अस्पताल से लगी हुई बाउंड्री में दुकानें बनी थी। जिन संपत्तियों की मैं बात कर रहा हूँ नगर पालिका की, वो नगर पालिका की खुद की संपत्तियाँ हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स माननीय महामहिम राज्यपाल और सरकार की संतुष्टि के बाद होगा। उसमें कभी भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, जो भी होगा वो सही करके और पूरा पेपर कंप्लीट करके पूरी संतुष्टि लेके किया जाएगा, ताकि भविष्य में लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े, जैसे आज लोग भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। कुछ और कैंडिडेट हैं आप ही के साथ रेस में, उन्होंने कहा था कि चुंगी गोदाम की आपने बात की, तो इस वक्त गोंडा शहर ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, हर जगह ट्रैफिक लग रही है। लोगों ने यही कहा कि चुंगी गोदाम जैसे लैंड को पार्किंग स्थल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, तो क्या वो भी उसे कैसा देखते हैं? उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग भी बन सकती है, अंडरग्राउंड पार्किंग बन सकती है, ऊपर कॉम्प्लेक्स बन सकता है। शहर की जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है, पार्किंग अगर अंडरग्राउंड बन जाएगी तो सबसे बेटर जगह है हमारे हिसाब से, अंडरग्राउंड पार्किंग और ऊपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक सबसे बड़ा आपने जो बात कही थी कि 89 से अभी तक जितने भी नगर पालिका सीट पर आए हैं, जो लोग भी जीत कर आए, जिन्हें जनता ने पसंद किया, उन्होंने गोंडा को घंटाघर नहीं दिया। खैर, घंटाघर नहीं दिया, लेकिन सेल्फी पॉइंट इस कार्यकाल में देखा गया दिया। ठीक है, सेल्फी पॉइंट है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। उस पर बड़ा विरोध रहा लोगों का कि वो एक झुंझुने के तौर पर सेल्फी पॉइंट दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं, डेवलपमेंट से उसका कोई मतलब नहीं। कैसे देखते हैं इसको आप? क्या सही था या गलत था, या आपके नज़रिए से वो कैसा? देखिए, सेल्फी पॉइंट से किसी का पेट नहीं भरेगा, सेल्फी पॉइंट से कोई रोजगार से नहीं जुड़ेगा, सेल्फी पॉइंट से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। सेल्फी पॉइंट जो है, एक समझ लीजिए कि यूजलेस चीज़ को आपने पुराने टायर इकट्ठा करके आप सेल्फी पॉइंट बना दीजिए, कहीं जाइए गत्ता इकट्ठा करके, पानी की वेस्टेज बोतल इकट्ठा करके सेल्फी पॉइंट बना दीजिए। उससे किसी को रोजगार थोड़ी मिलेगा, उससे किसी का पेट थोड़ी भरेगा। हम बात रोजगार की करेंगे, हम बात जो है शहर के सजावट की करेंगे, हम बात शहर के विकास की कर रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। ये सब बहुत अच्छा कोई थोड़ी है कि उससे किसी का कोई भला हो जाएगा, उसका कोई मकसद नहीं है। उसको तो अपनी वाहवाही करने के लिए
वेस्टेज चीज़ों को जोड़ के अगर हम सेल्फी पॉइंट बना दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई बेकार चीज़। सुंदरीकरण के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, स्टेट में सेकंड रैंक भी मिली उसे गोंडा में, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब रैंक कहाँ से मिलती है सब लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है रैंक का खेल बहुत पुराना है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बस वही जान लीजिए। रैंक के खेल की बात कर रहे हैं, कैसा खेल है और कैसे इसमें आदमी जीतता है, एक नंबर पर जाता है या पीछे आता है, क्या है ये आप बताइए हमें। अब वैसे ही है कि जैसे एक बात आप बताइए कि इंडिया की टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं? हम 11 खेलते हैं, तो क्या उन 11 के अलावा पूरे इंडिया में और खेलने वाले लोग नहीं उस लेवल पे? बहुत से लोग हैं, नहीं पहुंच पाते हैं वहां। ऐसे ही रैंक का खेल है। जो एक नंबर पर आया वो पहुंच गया, कहां पहुंच गया? जो एक नंबर पे आया वो पहुंच गया, उससे अच्छे तमाम नगर पालिका हैं, तमाम आदर्श नगर पालिका हैं, तमाम काम है, वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा तस्वीर साफ कीजिए, लोग समझ नहीं पाएंगे। जहां से रैंक इशू होता है। अच्छा, रैंक इशू होता है तो कैसे, अपने काम पर होता है कि कुछ और भी दूसरा रास्ता जाता है, ऐसा कुछ है क्या? सारे रास्ते सब लोग जानते हैं, और जनता जो है, देखिए जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट और उसका ज़माना है, सब लोग जानते हैं। और रैंक का खेल, रैंक बहुत पुराना है, यहाँ रैंक आती जाती है, रैंक से कुछ नहीं होता है, रैंकिंग से वो नहीं होती है, रैंकिंग से शहर का वो डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। गोंडा का आप रेलवे स्टेशन अगर देखिए तो लोग ये समझेंगे कि बहुत अच्छा शहर है, और स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको गंदगी और कूड़े और उसका अंबार निकलेगा, ये लगेगा कि इसका विकास ही नहीं हुआ है सैकड़ों साल से। उसका कोई मतलब नहीं है, हमारी निगाह में कोई मतलब नहीं रैंक वैंक का। खैर, अब आते हैं नगर पालिका पर लगे कई आरोपों पर। इस दौरान देखा गया पीएफ घोटाला हुआ, ज्वाइनिंग को लेकर मामले आए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है नजूल जमीन को लेकर। कल भी मैं लाइव आया था, लोगों ने बड़ा सवाल किया कि नजूल जमीन को लेकर सवाल उठाइए, बात कीजिए, क्या कहना चाहेंगे इन तीनों चीज़ों पर? नजूल की ज़मीन का जो इशू है बहुत बड़ा इशू है, और इसमें कोई एक आदमी सिंगल नहीं इन्वॉल्व है, ये पूरा सिंडिकेट है, और ये वर्षों से गोंडा में लगातार चला आ रहा है। 20 साल से, जब से मतलब हमने होश संभाला तब से तो मैं देख रहा हूँ कि तमाम नजूल की ज़मीनें, जो तालाब थे, पोखरे थे, और जहाँ जो पानी जाता था, उन सारी ज़मीनों पे कहीं बिल्डिंग बन गई, कहीं कॉम्प्लेक्स बन गए, कहीं मकान बन गए। तो इसके पीछे जो लोग हैं वो इतने शातिर लोग हैं कि वो अपना नाम बचा के दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के दागने का काम करते हैं, और ये खेल लगातार 20 साल से चलता आ रहा है। और इसको अगर ऊपर वाले ने चाहा और मैं बना तो इस पूरे खेल को बंद करके, और इसके पीछे जो लोग हैं, जो मास्टरमाइंड लोग हैं, उनको उजागर करके जनता के सामने लाने का काम मैं करूँगा। कैसे करेंगे आप? क्योंकि 20 साल की अगर आपने बात की तो हमेशा कोई ना कोई बदलता रहा है उस सीट पर, जो लोग आते हैं उसी तरह से काम करते हैं। तो मंटू काजी कैसे अलग काम करेंगे, या वही जो 20 साल काम हुआ है 25 साल आपका ऐसे ही रहने वाला? मंटू काजी ऐसे काम करेंगे कि नगर पालिका में नजूल का सारा रिकॉर्ड नगर पालिका में ही है। जो भी आया, जिसने जो भी किया, हम उसको सारी एक एक पॉइंट टू पॉइंट, और उसके बाद गाटा संख्या से ले करके और उसके नक्शे से मिला करके सारी ज़मीनों की जांच कराएंगे कि ये ज़मीन जो पहले इसका नेचर था, इसका नेचर चेंज कैसे हुआ और बदली कैसे गई, और यहाँ बिल्डिंग कैसे बनी, और उसके बाद ये तालाब कैसे कब्जा हुआ। उन सारी चीज़ों की जांच होगी, और उसमें जो है ये भी देखा जाएगा कि किसने क्या क्या किया, और सारे नाम आपके सामने उजागर होंगे बहुत जल्द। जो अभी मौजूदा लोग हैं या इनसे पहले जो रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब जाहिर सी बात है, जो आया वो पुराने डर्रे पे चलता रहा। सबको जो है अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, सबने अपनी अपनी ज़रूरत पूरा किया उससे। हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जो है, हम आपसे ये वादा करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि ऊपर वाले ने मौका दिया, मुझे 0% करप्शन, 1 रुपया सुअर हराम है मेरे लिए कि मैं उस विभाग का 1 रुपया खाऊं। मैं सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, खाने कमाने भर का काम धाम है, हमारे भाई हैं सब, वो लोग काम धाम करते हैं। हमको उस पैसे से, उससे कोई लालच नहीं है, ना उसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना उसके लिए उस संस्था में मैं बैठने का सपना देख रहा हूँ। मेरा खाली एक इशू
है कि कैसे इस शहर में मैं पैदा हुआ, यहाँ से मेरा लगाव है, इस शहर का नाम पूरे यूपी में रोशन हो, ये एक विकसित शहर बने, साफ सुथरा सुंदर गोंडा बने, सिर्फ नारा न रह जाए, ये नारा जमीन पे आना चाहिए, यही मेरा मकसद है। रैंक वाला काम तो नहीं होगा आपके कार्यकाल में भी? नहीं, आप रहिएगा और मेरा ये वादा है कि रैंक वाला काम नहीं होगा, जो होगा वो रियल होगा, जमीन पे होगा, और आप इस शहर की बदली हुई तस्वीर देखेंगे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो। ठीक है, अब रहा कार्यकाल की बात की, बेहतर शहर की बात की, अभी हम बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी से कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में एक नाम है, काफ़ी चर्चित नाम है, उन्होंने ये कहा था कि जो अगर हमें मौका मिला तो जो नगर पालिका है उसका स्थानांतरण करेंगे, क्योंकि वो बहुत गलत जगह पर है, सिर्फ एक विशेष समुदाय वहाँ पर रहता है, दूसरा समुदाय वहाँ पर जाने से डरता है। क्या कहेंगे इस पर? अब ऐसे लोगों के सवाल का जवाब आपने कह दिया तो हम दे रहे हैं, वैसे उचित नहीं है। ये बताइए, मुसलमानों से जुड़े हुए कई विभाग हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, और जो हज का वो है, वक्फ बोर्ड है, हज हाउस है, तो अगर कोई भी ये खड़ा होकर कहे कि हज हाउस दूसरे समुदाय की आबादी में बना है, उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये बात उचित नहीं है, गलत बात है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, सब बातें समाज को बांटने का काम कर रही हैं, और ऐसी बातें करने वाले लोग कभी उनको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, खासकर गोंडा की आवाम कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो गोंडा माहौल नहीं जानते हैं जो लोग ऐसी बात करते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है, और यहाँ लोग आपस में हमेशा प्यार मोहब्बत प्रेम से रहे, यहाँ समुदाय और जात की बात नहीं होती है। हम लोगों ने जब से आँख खोला, राजनीति किया, हम लोग कभी राजनीति में जाने ही नहीं कि कौन सी जात कौन सी समुदाय। हमारा ये है, जिसको जो है, जिसके साथ अन्याय हो, जिसका शोषण हो, वही हमारा भाई, उसी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं कभी। अब तक बात की हमने सिर्फ गोंडा नगर पालिका को लेकर, शहर को लेकर। अब हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो चली और नेशनल लेवल पर चली, बहुत ज़्यादा फेमस हुई, हर किसी चैनल ने चलाया। वो आपकी एक लाइन थी जो आप अपनी पार्टी के मुखिया से कह रहे हैं, जली को आग कहते हैं, क्या था वो, एक बार फिर से हमें बताइए, और वो लाइन पूरी बोलकर बताइए। ऐसा था कि जहाँ मैनपुरी में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका नाम रघुराज शाक था, तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ही थे, और मैं भी मंडल प्रभारी था, वो भी मंडल प्रभारी थे। वैसे तो वो 2 दफ़ा एमपी रह चुके थे, हमसे सीनियर थे, मगर पार्टी लेवल पे संगठन में हम दोनों लोगों की पैरेलल पोस्ट थी। तो जब मीटिंग होती थी तो हम लोग एक साथ बैठते थे, हंसी मजाक भी होता था। हम मैनपुरी चुनाव में अपना वोट मांग रहे थे, उनके गाँव में भी हम वोट मांगने गए, आदरणीय शिवपाल यादव जी के साथ गए वोट मांगने। फिर वहाँ से लौट के आए, उस दिन रिजल्ट आ रहा था, तो सुबह सुबह का वक्त था, हम लोग बैठे हुए थे, तो 1 लाख वोट की लीड समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी की हो गई। और उसके बाद जब रिजल्ट हमने देखा तो वो अपना ही बूथ 187 वोट से हार गए थे। तो फिर हमने जो है, हमारे मन में एक नारा आया, गोंडा के लोगों ने बहुत सा नारा दिया है समाजवादी पार्टी को, और तमाम उसको नारा यहाँ के लोगों का एक परंपरा रही है, समझ लीजिए एक हिसाब से। तो हमने एक नारा दिया कि जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं, और अपना बूथ जो जीत हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। तो उस वही नारे पे फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि क्या कहा, तो हमने फिर उनको सुनाया कि ऐसा है कि हमने एक नारा बनाया है कि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जो अपना बूथ हार जाए उसे रघुराज कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, गोंडा के हो तुम, और गोंडा की परंपरा है, यहाँ के लोग नारा नया नया निकालते हैं, ये नारा भी तुम्हारा हिट है और ये शामिल किया जाएगा मैनपुरी के चुनाव में। तो बड़ा जो तस्वीर आई थी, बड़ी हंसमुख आई थी, और आपके भी नेता उसमें थे, अखिलेश यादव भी थे, शिवपाल जी भी साथ में, और बहुत ठाका मार के दोनों ने हंसी थी। उसके बाद भी कुछ बात हुई थी आपके इस नारे पर पार्टी में, या आपके और जो आपके साथी हैं उस पर? नहीं, बहुत बात तो नहीं हुई, लेकिन जो है उसके बाद फिर कैमरा बंद करा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको अलग से बुलाया और हमसे कहा कि जो है कि तुम बहुत मेहनती थे और बहुत मेहनती हो, और नारा जो है तुमने बहुत अच्छा दिया है, 1-2 नारा और ऐसा बनाओ ताकि जो है तुम और आगे बढ़ो, तुम्हारा नाम और ऊपर जाए, और हम लोगों का मान सम्मान, गोंडा का मान सम्मान बढ़ाने का काम तुम करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो उस नारे पर नगर निकाय चुनाव का टिकट तो नहीं मिलने वाला है?
नहीं, नारे पे अगर खाली टिकट मिलता तो तमाम लोगों को मिल जाता। हमको जो है अपने काम पे भरोसा है और हमको जो है अपने उस पे भरोसा है, हमको गोंडा की आवाम पे भरोसा है और यहाँ के लोगों ने हमारे टिकट के लिए, यहाँ के लोगों को बहुत आस है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो मैं ऐसा कैंडिडेट रहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का इतना प्यार मोहब्बत मेरे साथ है कि सबसे कम मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, ये मेरा यकीन है यहाँ की आवाम पे, यहाँ की जनता पे। अच्छा, उस दौरान योगी जी ने बड़ा तंज कसा था आप पर, आपकी पार्टी पर, कि आजमगढ़ जीत लिया है, रामपुर फतेह कर लिया है, अब मैनपुरी की बारी है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सत्ता के नशे में जब आदमी होता है तो वो तंज करता ही है, ऐसा नहीं है। अक्सर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वज़नदार होते हैं कि ताकत की कुर्सी पे बैठ के ताकत में रहते हुए भी लोगों के मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। मैनपुरी में जो रिज़ल्ट आया वो सबने देखा। रही बात आजमगढ़ की और रामपुर की, तो रामपुर में चुनाव ही नहीं हुआ, वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई और ना वोट डालने दिया गया, किसी को मारा गया, पीटा गया, जुल्म किया गया, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया। ऐसे चुनाव होने से मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ जो आजम खान साहब ने कहा था कि ऐसा चुनाव अगर कराना है तो कराना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट सर्टिफिकेट जारी कर दें और चुनाव ही ना कराएं वहाँ। और मैं तो मतलब अब हम कहना उचित होगा या नहीं होगा नहीं जानते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके कि आजम खान साहब को वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, उनको पहले ही विड्रा कर जाना चाहिए था कि जब यही करना है तो यहाँ की जनता के ऊपर जुल्म ज़्यादती होने से बचाने के लिए उनको पहले ही विड्रा करके कह देना चाहिए था कि जाओ निर्विरोध करा लो और जीत जाओ। मैं होता तो मैं यही करता, मैं तो विड्रा कर जाता कि ठीक है जाइए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, जाइए, वक्त आएगा तो फिर देखेंगे। ठीक है, वापिस आते हैं हम गोंडा पर। गोंडा की जनता से चुनाव से पहले क्या कहना चाहेंगे, क्या वादे होंगे, क्या विजन होगा आपका, और जो आपकी अपनी राय है वो क्या कहेंगे? गोंडा की जनता से पहले तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उन लोगों ने आज तक के करियर में मुझे राजनीतिक उसमें मेरे सामाजिक जीवन में जो मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, जो मुझे प्यार दिया, उसका कर्ज मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता हूं। ऐसा मैं हमेशा मेरे दिल में ये चीज़ रहती है कि इस शहर ने जो मान सम्मान प्यार मुझे दिया उसका कर्ज शायद ही मैं कभी अदा कर पाऊँ। रही बात चुनाव की और चुनाव जीतने की और कुर्सी पर बैठने की, तो अगर मुझे उस लायक ऊपर वाले ने किया सबके सहयोग सबके आशीर्वाद से, तो मैं इस शहर को ओपन जिम सबसे पहले, घंटा घर और इन जो दोनों सब्जी मंडी और चुंगी गोदाम की ज़मीनें और ऐसी कई ज़मीनें हैं नगर पालिका की जिनको चिन्हित करके हम बाकायदा जो है शासन से परमिशन करा के और वहाँ कॉम्प्लेक्स और दुकान बना के लोगों को, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। बजबजाती नालियाँ और टूटी हुई सड़कें, इनको बनाने का काम, नालियों के सफाई का काम, शहर की साफ सफाई का काम और हाईटेक तरीके से काम। जैसे यहाँ झाड़ू हमने देखा कि मैनुअल लगती है, संविदा के कर्मचारी लगाते हैं इसी ठंडक में, और उसके बाद जाड़ा गर्मी बरसात बेचारे परेशान रहते हैं। तो जो मशीनें हैं साफ़ सफाई, क्लियरिंग मशीनें जो इनको कहते हैं, झाड़ू लगाने वाली मशीनें, उन सारी मशीनों को परचेस करने का काम हमारे उसमें है, हम उसको करेंगे। इस शहर को एक सबसे साफ़ सुथरा, बिना जुगाड़ के और बिना नंबर के खेल के एक नंबर बनाने का काम मंटू काजी करेंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, इनकी दावेदारी है नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, और क्या कुछ इन्होंने कहा है, क्या कुछ इनका विज़न है इस बार चुनाव को लेकर। हाईकोर्ट ने भी रास्ता साफ कर दिया है, आप तक बात पहुंच गई होगी। हम उम्मीद करते हैं इस इंटरव्यू के जरिए मंटू काजी जी की बात आप तक पहुंची होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी बातों को भी और लोगों तक पहुँचाइए। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।